और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा विधायक को लड्डुओं से तौलने की भी है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए। दरअसल पप्पू को उनके एक दोस्त ने बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी तोहफे में दी है। इसी लैंड क्रूजर पर पप्पू यादव यात्रा करते नजर आए। पप्पू यादव को मिली धमकियों के बाद उनके दोस्त ने ये तोहफा भेजा। इसे बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर को सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है। दावा है कि इस पर 500 राउंड गोलियां झेलने की क्षमता है, साथ ही ये कोई बड़ा धमाका भी झेल सकती है। पप्पू यादव दोस्त की ओर से मिले इस तोहफे पर काफी खुश हैं। झारखंड के जमशेदपुर में नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय को लड्डू से तोल दिया गया। दरअसल जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता को हरा दिया था। ऐसे में विधायक सरयू राय का अभिनंदन समारोह बड़ा हनुमान मंदिर में हुआ। इस दौरान विधायक सरयू राय को लड्डू से तौला गया। वहीं इस अभिनंदन पर विधायक सरयू राय ने सभी का शुक्रिया अदा किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक अनोखा सगाई समारोह हुआ। दरअसल वहां इस जोड़े ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के साथ ही हेलमेट भी पहनाया। इसके जरिए उन्होंने सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। दरअसल जिस युवक की सगाई हुई है उसने अपने पिता को एक सड़क हादसे में ही खो दिया था। यह हादसा हेलमेट नहीं लगाने की वजह से हुआ था, जिसके बाद से पीड़ित परिवार बाइक और स्कूटर चलाते समय लोगों को हेलमेट पहनने के लिए न सिर्फ प्रेरित कर रहा है बल्कि लोगों को मुफ्त में हेलमेट तक बांट रहा है। अब तक युवक का परिवार 1000 से ज्यादा हेलमेट बांट चुका है। यूपी के सहारनपुर में कार के ऊपर आतिशबाजी करना लोगों को महंगा पड़ गया। इस आतिशबाजी से चिंगारी गाड़ी के अंदर गिरी और फिर कार में लग गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन आग से कार को काफी नुकसान पहुंचा। मृदु भवों के अंगूरों के आज बनालाया खाला। मशहूर कवि हरवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। दरअसल लिथुआनिया की राजदूत डायना मित्स्केवेचेन और यूक्रेनी दूतावास की सचिव ओलेना इल्चुक ने उनकी ये कविता पढ़ी। इसके बाद ये वीडियो भारत में लिथुआनिया और यूक्रेन के दूतावासों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया। एक पांव से साखी बांधकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जाकी मधुशाला। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रहे अश्लील कंटेंट से जुड़ी है। आज के युवाओं पर सोशल मीडिया पर वायरल होने का भूत इस कदर सवार है कि वो कुछ लाइक्स और व्यूज पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यहां तक कि वो लड़कियों के कपड़े पहनकर अश्लील हरकतें करते नजर आते हैं। हालांकि युवाओं को कभी कभी ऐसा करना काफी भारी पड़ जाता है और कुछ की तो जमकर कुटाई भी हो जाती है। ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हरियाणा में पानीपत के वीडियो में देखने को मिला, जहां भरे बाजार में एक युवक की जमकर धुनाई हो गई। ऐसे में जरूरी है कि सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाने वालों से खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। भरे बाजार में भीड़ के हाथों पिट रहे ये जनाब लेडीज अंडरगारमेंट पहनकर रील बनाने गए थे, लेकिन लोगों ने इन्हें पकड़कर अच्छे से कूट दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो हरियाणा के पानीपत से सामने आया। यहाँ के इंसार बाजार में एक लड़का महिला बनकर ब्रा पहने अश्लील डांस कर रहा था, लेकिन इस युवक की ये ड्रामेबाजी यहाँ उसी पर भारी पड़ गई और कुछ दुकानदारों ने पकड़कर युवक की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स इस युवक की जमकर धुनाई कर रहा है और लड़का उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और विनती कर रहा है कि उसे छोड़ दे।
दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि ये लड़का महिलाओं के कपड़े पहनकर बाजार में रील बना रहा था, अश्लील डांस कर रहा था और उसका साथी वीडियो शूट कर रहा था। युवक को देखकर बाजार में आ रही महिलाएं खुद को असहज महसूस कर रही थी। इस दौरान दुकानदारों ने युवक को पकड़ा और जमकर थप्पड़ जड़े। क्या बेसिकली ये हमारी इनसिक्योरिटी है कि हम रील्स बना के अपने आप की वो इनसिक्योरिटी दूर करना चाहते हैं कि हमारी निजी जिंदगी में लोग शायद हमें उतना पसंद नहीं करते, या फिर हम भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि हम अपने आप को इतना पसंद करें या ना करें। इसलिए हम रील्स बना के उल्टी सीधी हरकतों के जरिए लोगों के कमेंट्स और अप्रिसिएशन और किसी भी तरीके से उनसे अपने कमेंट्स लेना चाहते हैं, ताकि कोई तो हमें पसंद करे या कोई तो हम पे कमेंट करे। जो लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम उनको क्या ये दिखाना चाहते हैं कि हम पॉपुलर हो सकते हैं और हम पॉपुलर होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? क्या सच में ये तरीका सही है एंटरटेनमेंट करने का, जहाँ पे हम अश्लीलता पे उतर आए? वहीं लड़की बने लड़के की कुटाई का ये वीडियो वहां मौजूद किसी ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो थोड़ी देर में ही वायरल हो गया। हालांकि ये मामला अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा, सिर्फ दुकानदारों ने ही आपत्तिजनक रील बनाने वाले युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक दुकानदारों ने युवक से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो युवक ने बताया कि वो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, इसके लिए वो वीडियो शूट करता है जिससे उसकी इनकम होती है। उसके फॉलोअर्स को इस तरह की वीडियो पसंद आती है, इसलिए वो ऐसी वीडियो बना रहा था। वो इससे पहले भी इस तरह की वीडियो शूट कर चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग इस युवक की पिटाई करने वाले शख्स की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि समाज में ऐसी गंदगी फैलाने वालों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गंदी रील बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी, तभी ये रीलबाज अपनी हरकतों से बाज आएंगे। एक यूजर ने लिखा, इस वीडियो में पिट रहा लड़का इंस्टाग्राम रील्स बनाता है, महिलाओं के कपड़े पहन रखे। एक दिन हरियाणा के पानीपत में घुस गया, वहाँ बीच बाजार में इस हालत में नाच रहा था, फिर क्या था, लोगों ने पकड़ के बहुत अच्छे से खातिरदारी की। ये भूल गया ये हरियाणा है प्रधान। वहीं 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के इंदौर से भी एक अश्लील वीडियो सामने आया था। दरअसल एक लड़की ने अश्लील कपड़ों में रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। इस लड़की को देखकर बाजार में कई लोग असहज हो गए थे। ऐसे में जब वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो इंदौर के सामाजिक संगठनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि इंदौर एक मर्यादित और मां अहिल्याबाई का शहर है, इसलिए इस तरह की हरकतें शहर के लिए सही नहीं है। रील्स देखना और बनाना सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं रह गया है, ये बेसिकली एक जुनून बन गया है और लोग कुछ भी करने को तैयार हैं उन रील्स में बहुत सारी लाइक्स और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे शेयर्स पाने के लिए। तो क्या एक्चुअली में ये सही तरीका है अपने जुनून के लिए किसी और को परेशान करना, या इतना असभ्य व्यवहार करना और सोशली अपने आप को इतना नीचा गिरा देना कि लोग उसके ऊपर ना चाहते हुए भी खराब कमेंट्स करें, और खराब कमेंट्स भी उनको चाहिए जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू बी पॉपुलर। तो क्या पॉपुलर होने के लिए हम किसी भी हद तक गिर जाएंगे? क्या हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ध्यान में नहीं रह सकते? क्योंकि हम आने वाली जनरेशन्स को क्या मैसेज दे रहे हैं और रील्स को लेके उनको कितना सतर्क रहना चाहिए, ये जरूर से अपने मन में रखें। और जो भी आप अपनी रील्स बना रहे हैं उसका कंटेंट और उसकी लैंग्वेज और उसकी पिक्चराइजेशन कम से कम ऐसी करें कि देखने वाला आपके बिहेवियर से मोटिवेट हो पाए। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो इंदौर की सड़कों पर घूमने वाली लड़की ने माफी मांग ली। विवाद बढ़ने के बाद लड़की ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि इस तरह की हरकत वो भविष्य में कभी नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के चक्कर में आजकल लड़के लड़कियां किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसे में लाइक और व्यूज पाने के लिए युवक युवतियां कई बार ड्रामे भी करते नजर आते हैं। हालांकि ये ड्रामेबाजी कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। दुनिया भर में सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर बहस जारी है। भारत ही नहीं, दुनिया भर की सरकारें सोशल मीडिया पर उपलब्ध अश्लील कंटेंट को लेकर चिंतित हैं। अगर आप पब्लिक को जो है इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो आप किसी भी तरीके से, अगर ऑब्सिनिटी, एक तो जैसे इस तरीके की जो हरकतें हैं ऑब्सिनिटी की, तो वो पब्लिक ऑब्सिनिटी में आता है, जिसको वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से पब्लिक ऑब्सिनिटी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आईपीसी में इसको डिफाइन किया गया है। और ऑब्सिनिटी, पब्लिक ऑब्सिनिटी का मतलब ये है, या पब्लिक इनकन्वीनियंस का, कि आपके किसी भी एक्ट से अगर कॉमन पीपल जो है अफेक्ट हो रहे हैं तो वो एक पब्लिक इनकन्वीनियंस और पब्लिक ऑब्सिनिटी में आता है। तो जिसमें जो है आईपीसी के तहत 292 से लेकर के 294 के तहत कई सारे धाराएं हैं, जिसमें 3 महीने की जेल और पनिशमेंट दोनों है।
लेकिन जहां तक आपको मैं याद दिला दूं, जब से रील चला है तो कई सारे गुरुद्वारे, मंदिर और सब पे कई लोग मतलब अपने इंडिविजुअल लेवल पे लोग जो है एक्शन ले रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने के लिए नया बिल लेकर आई है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार भी सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नया कानून ला सकती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही। आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है बने अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की जरूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। रामानंद सागर के रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाकर प्रसिद्धि हासिल कर चुके बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने अश्विनी वैष्णव से कानून बनाने की मांग की। गोविल ने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, उसकी सख्त निगरानी रखने की जरूरत है। जाहिर है पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करना समाज के लिहाज से भी जायज नहीं है, क्योंकि इससे समाज में नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाने वालों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी कमेटी की बैठक में हंगामा, विपक्षी सदस्यों का वॉकआउट, सरकार पर लगाया जल्दबाजी का आरोप। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों की तस्वीरें जारी की। अभी तक पत्थरबाजी की घटना में शामिल 100 लोगों की पहचान हो चुकी है। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से नकाबपोश आरोपियों की पहचान की भी अपील की है। दरअसल इस घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी भी सामने आए हैं। वैसे पुलिस की एफआईआर के मुताबिक घटना वाले दिन करीब 12:30 बजे पुलिस पर हमला हुआ था। इस इलाके में दंगाइयों ने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की। वहीं पुलिस वालों की 9 mm की मैगजीन दंगाई लूट कर ले गए थे। साथ ही एक और एफआईआर में लिखा गया है कि भीड़ ने सीसीटीवी कैमरों को सबसे पहले तोड़ा। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सुर्खियों में आ गए। दरअसल दोनों के बीच सदन में इशारों में बात हुई। तेजस्वी ने इशारों में नीतीश की जैकेट की तारीफ की, जबकि नीतीश ने भी हाथ घुमाकर इशारों में तेजस्वी का हाल पूछा। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कहते रहते हैं, तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका वहां की निचली अदालत ने स्वीकार कर ली। अब अदालत ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। यूपी के देवरिया में एक युवक की हथियार के साथ रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक समारोह के दौरान शूट किया गया था। इस रील में संजय दत्त की फिल्म का गाना नायक नहीं खलनायक हूं में लगाया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद सुनीता विलियम्स समेत दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की रूसी रोबोटिक कार्गो शिप ने मदद की थी। दरअसल 19 और 25 नवंबर के बीच इन सभी पर बड़ा खतरा मंडरा गया था। अंतरिक्ष का कचरा स्पेस स्टेशन से टकराने वाला था। तब रूस की कार्गो शिप ने स्पेस स्टेशन की पोजीशन बदली, जिससे सभी अंतरिक्ष यात्री और स्पेस स्टेशन बच सका। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत में 5 दिन बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जारी है। हालांकि आज एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि दिल्ली दरबार जो केंद्र फैसला लेगा उन्हें मंजूर होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिंदे देवेंद्र फडणवीस की तरह डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार होंगे या फिर उन्हें कोई दूसरी भूमिका दी जाएगी। वहीं अजीत पवार भले ही मुख्यमंत्री की रेस में नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन वो भी इस खेल के बड़े खिलाड़ी हैं।
लेकिन सवाल है कि क्या उन्हें इस बार भी डिप्टी सीएम से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी। 5 दिन लगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ये मानने में कि इस बार कुर्सी छूटने वाली है। खुद सामने आए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। हम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ। एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया। नतीजे आने के बाद से ही सियासी गलियारों में ये साफ हो चुका था कि एकनाथ शिंदे का दोबारा मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होगा। जीत तो प्रचंड हुई है, पर सीट और जीत के स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी अपनी दोनों ही सहयोगी पार्टियों से काफी आगे है। इसलिए नतीजों के बाद से ही बीजेपी ने कभी अपना दावा छोड़ा नहीं। सहयोगी पार्टियों के नेता भी खुलकर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होना चाहिए, पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता आखिरी वक्त तक अपनी दावेदारी जताते रहे। कभी बिहार फॉर्मूले की बात की तो कभी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की। वो रामदास आठवले है, उनको हम इतना सीरियसली नहीं लेते। तो शिवसेना का शेर महाराष्ट्र में दहाड़ेगा? यस, महाराष्ट्र में दहाड़ेगा, जम से दहाड़ेगा। आपने देखा है 40 थे, आज 57 तक हम चुन के आ गए। जो लोग हमें गद्दार कहते थे, जो लोग हमें खोके लेने को बातें करते थे, वो सब अभी घर पे बैठे हैं। हम लोगों ने डिमांड की है कि हम छोटा पार्टी वाले लोग हैं तो हमें दे दो। मांग तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मांग की थी, बिहार में जैसा दिया वैसा हमें भी दे दो। सब मांग की थी, निर्णय लेंगे। असल में सियासत में दबाव भी तभी काम करती है जब संख्या बल आपके साथ हो। एकनाथ शिंदे की पार्टी को सीटें तो काफी मिली, पर वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनके बिना सरकार न बन पाए। ऊपर से जब दूसरी सहयोगी एनसीपी पहले ही कह चुकी है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, तो फिर दबाव बनाने लायक शिंदे के पास कुछ बचा नहीं था। देखो, नैसर्गिक न्याय तत्व के अनुसार तो हमारा ही सीएम बनना चाहिए, मगर अब ये निर्णय कौन हम करते हैं क्या? ये निर्णय तो माननीय मोदी जी, अमित भाई करते हैं। तो उनके निर्णय होने के बाद ही उसकी क्या संभावनाएं है वो स्पष्ट रूप से बताई जा सकेगी। अभी तो मैं कुछ इस पे कहूँ, इतना अधिकार मेरा नहीं। तीनों पार्टी का गठबंधन का सरकार है, सभी को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है। तो अब भी देरी तो नहीं हुई, 4 दिन ही हुए रिजल्ट लगकर, ऐसे कोई देरी तो है नहीं। आठवले जी का जो भी ओपिनियन है उनका इंडिविजुअल ओपिनियन है, उनका कोई पार्टी का ये उसमें स्टैंड नहीं है। दिक्कत ये भी है कि लोकसभा में भी एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं है कि वो केंद्र में भी दबाव बना पाए। इन सभी समीकरणों को तौलने के बाद ही शिवसेना के सुर ढीले पड़े। हालांकि विरोधियों को इससे चुटकी लेने का मौका जरूर मिल गया। महायुति का जो मैंडेट दिया है वो महायुति के लिए है, तो हमें इकट्ठा रहना चाहिए, हमें अच्छी तरह से काम करना चाहिए। और ये मैंडेट मोदी साहब के लिए भी है। देखिए, मोदी साहब का एक फेस है जिसके लिए लोग मतदान करते हैं, चाहे वो शिवसेना को करे, चाहे वो भाजपा को करे, चाहे वो एनसीपी को करे, लेकिन चेहरा तो बिल्कुल सीएम साहब का था और उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी है, वो कोई पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं, वो एमएलए से बनी है। अब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इतने एमएलए को संभालना और उनकी जो इच्छा आकांक्षा पूरी करना, ये उनके लिए असंभव है। और इसी वजह से वो मांग रहे हैं मुख्यमंत्री पद। और ये जो झगड़ा दोनों पार्टियों का चलेगा, ये निश्चित तौर पर जनता को भी पता चलेगा कि किस लिए एक साथ आए हैं, किस लिए सत्ता बनाना चाह रहे हैं। फिलहाल इन सभी मांगों और बयानों के बीच खबर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से आगे मंत्रालय को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक महायुति सरकार में बीजेपी को 20, शिवसेना को 11-12 और एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकता है।
हालांकि डिप्टी सीएम के पद पर महायुति की नई सरकार में कौन चेहरे होंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अभी न तो बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की है और न ही विधायक दल की बैठक का दिन तय हुआ है। लेकिन चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फाइनल मुहर नहीं लग सकी है। खबर है कि मुंबई में एनसीपी नेता छगन भुजबल और गिरीश महाजन ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उधर दिल्ली में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने अमित शाह से भी मुलाकात की है। मंत्री और मंत्रालयों का क्या फॉर्मूला फाइनल होता है, इसकी तस्वीर अभी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच बुधवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 230 अंक उछलकर 80,234 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 80 अंकों पर चढ़ा। ये 24,275 पर बंद हुआ। आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों को छोड़कर सभी सेक्टर के शेयरों में मजबूती रही। 2 दिनों की गिरावट के बाद सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 650 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,800 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी में 5200 रुपए की तेज उछाल देखने को मिली। इसी के साथ यहां 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 95,800 रुपए हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 15 पैसे की भारी गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 44 पैसे हो गई। इस बार 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार पवेलियन को उसके असाधारण डिजाइन और थीम के लिए ये सम्मान दिया गया। इस बार बिहार का पवेलियन यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। विकसित भारत एट 2047 के तहत विकसित बिहार की थीम पर पवेलियन को सजाया गया था, जिसमें बिहार की विरासत और विकास की झलक भी देखने को मिली। 14 नवंबर से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज भारत मंडपम में समापन हो गया। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और QC1 को रिवील कर दिया। ये दोनों स्कूटर कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं। कंपनी का दावा है कि एक्टिवा ई 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है और एक बार फुल चार्ज करने पर 102 किलोमीटर चलेगी। वहीं QC1 में फुल चार्ज पर 80 किलोमीटर की रेंज और टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगी। दोनों मॉडल की बुकिंग अगले साल 1 जनवरी से और डिलीवरी फरवरी से शुरू हो जाएगी। कंपनी ने फिलहाल दोनों गाड़ियों की कीमत की घोषणा नहीं की है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी वर्क प्लेस डिस्टोपिया की। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई कर्मचारी अपने दफ्तर में डर और आतंक के साए में जीने लगता है। कंपनी या फिर मैनेजर उसके हर एक काम पर नजर रखता है, जिसकी वजह से ये माहौल पैदा होता है। आज की AI वाली डिजिटल दुनिया में ये कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा एक रेडिट यूजर के पोस्ट से हुआ, जो कि प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो गया है। दरअसल कई इंडस्ट्रीज अपने कर्मचारियों के डिवाइस में एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाती है ताकि उनके काम पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये निगरानी काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है। AI के जरिए स्टाफ की निगरानी से जुड़ी चिंताओं को लेकर ही एक रेडिट पोस्ट वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया है कि AI से लैस प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय की स्ट्रोक और प्रोग्राम तो ट्रैक कर ही सकता है, उसकी टाइपिंग स्पीड, साइट विजिट और ईमेल के बारे में भी पता कर लेगा। ये मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर न केवल एक एम्प्लॉय के कामकाज के बारे में बताएगा, बल्कि दूसरे स्टाफ से उसकी तुलना कर मैनेजर को रेड फ्लैग रिव्यू भी भेजेगा। रेडिट यूजर ने अपने वायरल पोस्ट में कहा कि यह सॉफ्टवेयर हर थोड़ी देर में डेस्कटॉप के स्क्रीनशॉट्स लेने के साथ ही एडवांस ट्रैकिंग भी कर सकता है। इसके जरिए मैनेजर सभी कर्मचारियों को वर्क कैटेगरी में बांट सकता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर कर्मचारियों का प्रोडक्टिविटी ग्राफ बना देगा, जिसमें काम करने से जुड़े तमाम पैरामीटर्स का जिक्र होगा। प्रोडक्टिविटी ग्राफ होने पर AI से लैस ये सॉफ्टवेयर कर्मचारियों के बारे में रेड फ्लैग के रूप में मैनेजर को रिपोर्ट भेज देगा। उदाहरण के लिए, अगर एम्प्लॉय का डेस्कटॉप 30 से 60 सेकंड तक आइडल मोड में है तो ये रेड फ्लैग जनरेट कर देगा। इसी तरह अगर सोमवार से गुरुवार तक एम्प्लॉय का वर्क फ्लो अच्छा रहा, लेकिन शुक्रवार को स्टैंडर्ड लेवल से नीचे रहा, तो उसके बारे में रेड फ्लैग जनरेट हो जाएगा। AI के जरिए इस तरह के एम्प्लॉय पर निगरानी रखे जाने को वर्कप्लेस डिस्टोपिया उदाहरण कहा जा रहा है।
ज्यादातर लोग इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि ये वाकई वर्क प्लेस के लिए काफी डरावनी स्थिति होगी। कई यूजर्स ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एआई के जरिए निगरानी बढ़ाने के कॉन्सेप्ट को बकवास बताया। कई लोगों का कहना है कि प्रोग्रामर की वैल्यू उसकी टाइपिंग स्पीड या उसके ब्रेक लेने से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी कोड क्वालिटी, सिस्टम थिंकिंग और कोलैबोरेशन स्किल्स से होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। नहीं, एक तो देखिए, ये पहले से प्रिवेसी को लेकर वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत बवाल हो रहा है ना। कहा यह जा रहा है कि फोन आपको हर समय ट्रैक कर रहा है। इवन आप एप्पल का भी फोन अगर रखते हो तो आपको ट्रैक किया जा रहा है। तो एक तो वैसे ही आदमी परेशान है। अब आप ऑफिस में भी अगर हैं, आपके पास फोन नहीं है, आप अपने लैपटॉप पे वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आपको ट्रैक किया जा रहा है और बिना आपको बताए, विदाउट योर कंसेंट, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब एक तो प्राइवेसी, आपको लगता था कि ऑफिस के बाहर तक ही आपकी प्राइवेसी को जो है वो ब्रीच किया जा रहा है, लेकिन अब ऑफिस में भी आपकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जा रहा है और विदाउट योर कंसेंट। ये तो प्रेशराइज किया जाएगा ना इससे। ये तो प्रेशराइज करने का एक नया टूल आपने निकाल लिया है। इससे अच्छी चीज़ है ताकि हमें एम्प्लॉय के रूटीन का पता लगे कि एम्प्लॉय कहाँ पे वर्किंग है, एज ऑफ नाउ ही इज अवेलेबल इन द स्टोर और नॉट। तो इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट इज़ अ गुड ट्रैकर फ्रॉम द कंपनी साइड, बिकॉज दे कैन ट्रैक द थिंग्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय। ऑल्सो देयर आर द सर्टन थिंग्स विच द कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग नाउ कि आप एम्प्लॉय के डे टू डे ऑपरेशनल भी ट्रैक कर सकते हो। इधर दे आर यूजिंग ए रॉन्ग URL लिंक और नॉट, कि URL लिंक एज पर द कंपनी असाइन है या नहीं है, ठीक है। एंड देयर आर सम सर्टन प्लेटफॉर्म विच इज बैंड फ्रॉम द कंपनी साइड, सो विच इज गुड इनफ, यू नो, द कंपनी विच एवर द टूल्स द कंपनी इज गिविंग टू अस, वी आर यूटिलाइजिंग देम इन टू अ वेरी गुड मैनर। इट इज गुड, आई एम एग्री विद दैट। देखिए AI की अगर मैं बात करूँ तो काफी एडवांटेज है, काफी अच्छा, काफी होपफुली काफी हेल्प मिलेगी आपको सिस्टम में ट्रैकिंग करने के लिए सभी चीज को, क्योंकि AI बेसिकली काम करता है वो ऑटोमेटिक, जो आपका कंप्यूटर बेसिस जो डाटा वगैरह देता है, तो आपको हर चीज टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाएगी और आप काफी हद तक अच्छा से ट्रैक कर सकते हो इस चीज को। तो मेरे हिसाब से इट्स मे बी हेल्पफुल फॉर अस। ये यदि AI का यूज किया जाए तो हर जगह अच्छा रहेगा। हर एक्चुअली जैसे हम अभी आपको वैसे बताऊं कि एक्सेल के लिए आप बताऊं तो MS चैट, जो अपना GPG चैट है, वो AI बेस्ड है। उस पर यदि आप कुछ भी आप करते हैं तो आप कुछ मिनटों में आप वो डेटा आपका तैयार हो जाता है। तो ये हेल्पफुल रहेगा यदि वो सिस्टम में चालू किया जाए। HMD ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। पेंशन भोगियों और बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। DLC यानी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र में से करीब 30 लाख सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए तैयार हुए हैं। ये आंकड़ा इस महीने नवंबर का है। नमो भारत दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की अब ऐप से भी लाइव ट्रैकिंग हो सकेगी। दरअसल NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपनी RRTS कनेक्ट ऐप पर 2 फीचर लॉन्च किए हैं। इन फीचर के नाम लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और लाइव पार्किंग स्टेटस है। इनसे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। वो पहले ही ट्रेन और पार्किंग के बारे में पता लगा सकेंगे। हालांकि अभी ये दिल्ली मेरठ रूट पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। मोबाइल कंपनी HMD ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। HMD फ्यूजन स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का रियर और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसकी कीमत करीब 18,000 रूपये रखी गई है। हालांकि ये डिस्काउंट के साथ 16,000 रूपये में मिल सकता है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज बात मुंबईकरों की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल की, जिसे पूरी तरह से AC ट्रेनों में बदलने की योजना चर्चा में। क्या है सरकार की योजना और इस पर क्या है मुंबईकरों की राय, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लोकल ट्रेनों को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसमें लाखों लोग हर रोज सफर करते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने इन यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई उपनगरीय खंड पर 13 नई AC लोकल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अब चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र की नई सरकार मुंबई की सभी लोकल ट्रेनों को AC ट्रेनों में बदलने की योजना पर काम शुरू कर सकती है।
हालांकि इससे पहले विपक्ष के विरोध के चलते सरकार इसे अमल में नहीं ला पाई थी। मध्य रेलवे के पास में एसी के 5 रेक चलते हैं, जिसके साथ में मध्य रेलवे 66 सेवाएं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए एसी लोकल की चलाती हैं। इसी के साथ में हमारे पास में पहले भी, अगर आपने देखा होगा, हार्बर लाइन में भी हम लोगों ने प्रयास किया था एसी लोकल का इंट्रोडक्शन करने का। कुछ कारणवश हम लोगों को वो रेक जो है वो विड्रॉ करने पड़े थे। अभी भी हमारे पास अगर और एडिशनल रेक आते हैं तो हम लोग यात्रियों के लिए और एडिशनल सेवाएं इस रेक के द्वारा और एसी की एडिशनल सेवाएं अवश्य चलाएंगे। सरकार मुंबईकरों की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से लोकल ट्रेनों को पूरी तरह से एसी ट्रेनों में बदलने पर विचार कर रही है, लेकिन आम लोगों का मानना है कि पहले जरूरी ये है कि जो ट्रेनें चल रही हैं वो समय पर चलें ताकि लोग अनावश्यक समय की बर्बादी से बचें। उनकी चिंता एसी ट्रेन की टिकटों की कीमतों को लेकर भी है। हालांकि तमाम सवालों के बीच लोग एसी व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। ये प्रस्ताव रखा गया है सरकार की तरफ से, अब उस पर काम भी होगा कि अब यहाँ चलने वाली जितनी भी लोकल ट्रेनें हैं वो एसी हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? जी, होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से पब्लिक अपना ट्रैवल करता है तो उस तरीके से एसी ट्रेन बहुत सारी होनी चाहिए। एसी ट्रेन हो जानी चाहिए सारी की सारी। जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पैसेंजर को भी अच्छा लगेगा, एसी में प्रवास रहेगा, बाहर धूप रहती है, सब तकलीफ होती है, तो अच्छा रहेगा। मेन सुरक्षा के आप दृष्टि से एसी कर देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी, जो पैसेंजर जो लटक के जाता है, इतनी क्राउड में जो लटक के जाता है, जो गिर जाता है मिड सेक्शन में, अगर मिड सेक्शन में गिरता है तो अपघात होता है। इसके लिए एसी ट्रेन अगर रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। एसी में कन्वर्ट करना चाहिए, इससे एक्सीडेंटल डेथ्स और सब में भी थोड़ा फर्क होगा। किराए की अगर बात हो तो क्या आम आदमी किराया दे पाएगा जितने? यार, लग्जमबर्ग जैसे सिटी में तो लाइक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सब फ्री है, तो थोड़ा मेहनत करे तो हो सकता है ना सब, मतलब ये भी एटलीस्ट चीप रेट में लाइक। मुंबई की सभी लोकल ट्रेनों को एसी ट्रेनों में बदलने की सरकार की योजना अगर अमल में लाई जाती है तो इससे न सिर्फ मुंबईकरों की यात्रा आरामदायक और सुरक्षित होगी, बल्कि मुंबई की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को भी एक नई उड़ान और दिशा मिल सकती है। अहम सवाल ये है कि अगर नॉन एसी ट्रेनों को एसी में परिवर्तित कर दिया जाता है तो क्या आम मुंबईकर किराया दे पाएगा? क्या वाकई में जो सुरक्षा के सवाल उठ रहे हैं कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिल पाएगा? और जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि भाई इस तरह से जो ये नॉन एसी लोकल ट्रेनें हैं, आखिर रिटायरमेंट के बाद इन ट्रेनों का क्या होगा? वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।